हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम जो लास्ट क्लास में आप लोगों की प्रॉब्लम थी कि सर अभी तक इस यूनिट को आपने स्टार्ट तो किया पर इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में तथा जो मैंने अभी तक आपको बताया था उसके बारे में कुछ को समझ में नहीं आया था। तो मैं आज आप लोगों को इस यूनिट के अंदर स्टार्टिंग से वापस से आज कराऊंगा, जिसमें आपको जो भी इसके अंदर प्रॉब्लम है या फिर इस यूनिट में जो भी हम पढ़ेंगे उन सब के बारे में तथा नॉर्मली जो रेडियोधर्मिता होती क्या है उन सब के बारे में पढ़ेंगे आज। तो जो यूनिट नंबर 3 है वो आपके रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। इस यूनिट के अंदर हमको सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी बोलो या फिर रेडियो धर्मिता बोलो, कुछ भी बोलो, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड भी यूज करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना है कि रेडियो धर्मिता होता क्या है, उसके बारे में। इसके बारे में अगर हमको पता होगा तो उसके बाद में हम यह पता कर सकते हैं कि जो पार्टिकल रेडियो धर्मिता की प्रॉपर्टी शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो उनमें कौन सी किरणें या कौन से कण उत्सर्जित होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब यह किन कणों के उत्सर्जन से प्रदर्शित की जाती है। मतलब यह जो घटना है यार, ये रेडियोधर्मिता का गुण है, वो किन पार्टिकलों के उत्सर्जन के कारण प्रदर्शित होती है या इनका क्या कारण होता है कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी नाभिक जो है वो रेडियोधर्मिता का गुण प्रदर्शित करता है, उसका क्या कारण है मैन, वो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन के अंदर पता चलेगा। उसके बाद में जो सेकंड है वो हम क्या पढ़ेंगे, जो जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो 3 प्रकार के पार्टिकल के प्रोडक्शन से उत्पन्न होती है। एक तो कौन सा, अल्फा, बीटा तथा गामा पार्टिकल्स। अगर कोई भी नाभिक इन 3 प्रकार के कणों में से अगर किसी भी एक कण का क्षय करता है या डीके करता है या इनमें से किसी भी एक का प्रोडक्शन करता है तो उस दौरान वो पार्टिकल जो होगा वो कैसा पार्टिकल कहलाएगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कहलाएगा या फिर रेडियो एक्टिव नाभिक कहलाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन 3 प्रकार के डीके के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर इन 3 प्रकार के डीके में से कोई भी अगर एक डीके किसी भी नाभिक के भारी नाभिक के द्वारा किसी भी भारी नाभिक के द्वारा शो किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है अल्फा या बीटा या गामा कण को, तो उस कंडीशन में भी हम क्या देखेंगे, वो नाभिक कौन सा नाभिक होगा, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होगा। उसके बाद में जो हमें पढ़ना है वो इनकी रेडियो एक्टिव के रेडियो एक्टिविटी के नियम, जिसको आपने शायद 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, रदरफोर्ड सोडी का नियम, जिसके अंदर अगर कोई भी भारी नाभिक विखंडित होकर अलग अलग टुकड़ों के अंदर या फिर छोटे छोटे नाभिकों के अंदर विखंडित होता है या फिर उसके पार्टिकलों की संख्या धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है या फिर जैसे कि अर्धायुकाल या फिर आप औसत आयुकाल पढ़ते हो तो उस दौरान उस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, कणों की संख्या उस नाभिक के अंदर क्या हो जाती है, तत्वों के अंदर नाभिकों की संख्या धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। तो उस नियम के अनुसार आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस के लैम्बडा टी, ये रेडियो एक्टिविटी का नियम है। इस नियम के बारे में पढ़ेंगे और साथ में ही जो ये सक्रियता होती है नाभिक की, जो एक्टिविटी होती है रेडियो एक्टिविटी, उस एक्टिविटी को किससे प्रदर्शित करते हैं तथा उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तथा साथ में ही हम जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल है उस रेडियो एक्टिव पार्टिकल के अंदर जो इसका लाइफ टाइम है और एवरेज लाइफ टाइम, पूर्ण एक तो उसका पूरा औसत आयुकाल कितना है तथा साथ में उसका अर्ध आयुकाल, मतलब उसके पार्टिकल की संख्या आधा होने के टाइम में कितना समय लग रहा है तथा टोटल टाइम पीरियड मतलब उस पार्टिकल के खत्म होने का कितना टाइम पीरियड होगा, उन सब के बारे में भी इसी के अंदर सक्रियता के अंदर साथ में पढ़ा जाएगा। उसके बाद में जो इसकी स्टैटिकल प्रॉपर्टी है, स्टैटिकल इक्वेशन, सांख्यिकी इक्वेशन, इसके बारे में भी दोबारा जो सांख्यिकी प्रकृति है या नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। और
रेडियोधर्मी का सह के वृद्धि तथा ह्रास, लॉस तथा मतलब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है उसके बारे में भी इसी के अंदर पढ़ा जाएगा कि मतलब अगर कोई भी पार्टिकल अल्फा या बीटा गामा के रूप में पार्टिकल का सह कर रहा है तो उसके अंदर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, उसके बारे में भी इसी रेडियो एक्टिविटी के अंदर पढ़ा जाएगा। साथ में इस रेडियो एक्टिविटी के अंदर रेडियोधर्मी नाभिकों की कितनी श्रेणियां होती है, टोटली इसके अंदर 4 श्रेणियां होती है। उन चारों श्रेणियों के बारे में भी इसी के अंदर पढ़ा जाएगा, जिसके अंदर अल्फा तथा बीटा गामा डीके के साथ में क्या होती है, एक श्रेणी की प्राप्ति होती है जो थोरियम, यूरेनियम, नेप्टूनियम करके टोटल 4 श्रेणियां होती है। उन चारों श्रेणियों के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ में ही जो नाभिक की अभिक्रियाएं होती है, कोई भी नाभिक जो है वो क्या है, कितनी प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, कंपाउंड रिएक्शन या फिर नॉर्मल डीके रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन, इन सब रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा जाएगा। तथा इन्हीं रिएक्शन के साथ में ये रिएक्शन सुरक्षित है या नहीं है, मतलब ये कंजर्वेटिव है, कंजर्वेशन हो रहा है रिएक्शन का, नहीं हो रहा है, इनके सिलेक्शन के क्या नियम है जिसके आधार के ऊपर उस रिएक्शन को हम सही या गलत ठहराएंगे, उन नियमों को भी पढ़ेंगे। नाभिक की अभिक्रिया तथा उसके संरक्षण के नियम के बारे में भी पढ़ा जाएगा। और संरक्षण के बाद में जो नाभिक की अभिक्रिया होती है उसमें वो जो नॉर्मल मूल नाभिक जो होता है वो क्या हो रहा है, विखंडन के पश्चात क्या होता है, अलग अलग नाभिकों के अंदर टूटता है या विखंडित होता है, या हमें जो अभिक्रिया होती है नाभिक की अभिक्रिया उसके पश्चात जो अलग अलग नाभिक प्राप्त होते हैं उस दौरान क्या होता है, इस अभिक्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जिसे कि हम किससे क्यूमान समीकरण या फिर द्रव्यमान संतुलन से प्रदर्शित करते हैं। इस इक्वेशन का मान निकालेंगे नाभिक की अभिक्रिया द्वारा। और सबसे लास्ट में जो इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो है नाभिकों के अंदर जो अलग अलग न्यूक्लियाई होते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में जो टक्कर होगी उस टक्कर के बारे में हम किस द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में न्यूक्लियॉन्स की टक्कर के कारण जो उसके ऊर्जा तथा गति वेग के जो समीकरण होंगे उसका भी हम क्या करेंगे, पता करेंगे, उन समीकरणों को भी हम ज्ञात करेंगे। तो ये तो जो इस चैप्टर के अंदर जो हमको पढ़ना है उसके बारे में है, मतलब जितने भी हमको इसके अंदर पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी या फिर जो डीके कितने प्रकार के होते हैं, या फिर इसके अंदर जो एक्टिविटी या ये जो डीके हो रहा है इसके अंदर कौन से नियम यूज होते हैं, या किन किन नियमों की सहायता से हम किसी भी नाभिक के अंदर डीके हो रहा है तो उसके अंदर पार्टिकल्स की संख्या कितनी है उसके बारे में पता करना हो, या फिर जो पार्टिकल डीके हो रहे हैं या पार्टिकलों की संख्या जिस प्रकार से कम होती है उसके लिए उसका लाइफ टाइम क्या होगा, एवरेज लाइफ टाइम क्या होगा, उसका स्टैटिकल नेचर क्या है उसके बारे में, तथा कोई भी नाभिक है जो रेडियोधर्मी या अल्फा या बीटा या गामा डीके से डीके को प्रदर्शित करता है तो उसके अंदर डीके के अंदर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है उसके बारे में, तथा इस रेडियोधर्मी नाभिकों में टोटल कितने प्रकार की श्रेणियां होती है उनके बारे में, तथा टोटली इसके अंदर कोई भी नाभिक जो है अगर कोई भी रिएक्शन प्रदर्शित करता है तो टोटली कितनी रिएक्शन है उनके बारे में, तथा उन रिएक्शनों को संरक्षित, वो रिएक्शन सही है या गलत है उनको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन के नियम पढ़ेंगे। तथा कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है या फिर वो एनर्जी को ग्रहण करता है, तो उस दौरान जो वो एनर्जी का मान होगा वो किससे प्रदर्शित किया जाएगा, क्यूमान समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तथा द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में आपस में टक्कर होती है उस टक्कर के कारण उनके अंदर जो गति के समीकरण तथा उसके ऊर्जा के समीकरण होंगे वो भी इसी चैप्टर में पढ़े जाएंगे। अब मैं वापस से आज स्टार्ट करूंगा रेडियो एक्टिविटी, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन तथा जो अल्फा डीके तथा बीटा डीके के अंदर 2 प्रकार की डीके, बीटा प्लस तथा बीटा माइनस डीके तक मैंने बता दिया था, लेकिन उसको मैं वापस आज रिपीट कर दूंगा। उसके बाद हम आगे की तरफ जो गामा डीके है तथा बीटा डीके के अंदर एक टॉपिक बच गया था इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके, उसको पढ़ेंगे, तथा उसके साथ में आगे की तरफ हम क्या पढ़ेंगे, रदरफोर्ड सोडी का नियम, जो कि ये रेडियोधर्मी सह के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस नियम के बारे में भी पढ़ेंगे।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो आवाज से रिलेटेड वगैरह तो बता दो अभी भी। कल्याण, बाग सिंह, गोयल, आवाज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? कल्याण सिंह नहीं है? कल्याण दैया ठीक है। तो अब सबसे पहले तो रेडियो धर्मिता के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है रेडियो धर्मिता? तो रेडियो धर्मिता से को पढ़ने से पहले जो मैंने आपको लास्ट में एक वीडियो बताया था, मैंने डाल रखा है यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके स्वतः विखंडन का। तो स्वतः विखंडन जो होता है वो सभी नाभिक नहीं प्रदर्शित करते, परंतु जो बहुत ज्यादा भारी नाभिक होते हैं जिनके द्रव्यमान 180 से वो होता है, वो नाभिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? स्वतः विखंडन को प्रदर्शित करते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो नाभिक स्वतः विखंडन की अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं तथा इस अभिक्रिया के दौरान या इस विखंडन के दौरान वो क्या करते हैं? ऊर्जा का भी उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार का विखंडन जो होता है वो कैसा विखंडन होता है? स्वतः विखंडन। मतलब अगर कोई भी भारी नाभिक के विखंडन के दौरान उसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो इस विखंडन को स्वतः विखंडन कहते हैं। लो स्वतः विखंडन अभिक्रिया जो होगी उसमें क्या होगा? हम किसी नाभिक को बाहर से कोई एनर्जी नहीं देंगे, वो नाभिक स्वयं ही विखंडित होगा और विखंडन के दौरान क्या होगा? उस नाभिक का विखंडन होने के पश्चात उस नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी के अंदर भी क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। तो इस प्रकार का विखंडन क्या कहलाएगा? स्वतः विखंडन कहलाता है। और जो नाभिक स्वतः विखंडन को प्रदर्शित करते हैं या जो ये जिन नाभिकों के अंदर ये स्वतः विखंडन प्रक्रिया पाई जाती है उन नाभिकों को हम कैसे नाभिक बोलेंगे? रेडियोधर्मी नाभिक बोलते हैं। स्वतः विखंडन को प्रदर्शित करने वाले नाभिकों को रेडियोधर्मी नाभिक कहते हैं तथा इस स्वतः विखंडन की प्रक्रिया को खंडन की प्रक्रिया को रेडियो धर्मिता कहते हैं। जो नाभिक स्वतः विखंडन की रिएक्शन को प्रदर्शित करेगा या जो यह स्वतः विखंडन की प्रक्रिया जिन नाभिकों में पाई जाती है उनको तो कौन से नाभिक बोलेंगे? रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। तथा ये जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया का जो गुण जिस नाभिकों के अंदर पाया जाता है उसी गुण को हम क्या बोलते हैं? रेडियोधर्मिता बोलते हैं। जिसके अंदर नाभिकों द्वारा अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। अब ये अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का अगर वो उत्सर्जन करेगा तब वो कैसा नाभिक कहलाएगा? रेडियोधर्मी नाभिक कहलाएगा। तो जो नाभिक के अंदर टोटल जो सह होती है, जो डीके होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का डीके होता है। एक तो अल्फा डीके, दूसरा कौन सा हो जाएगा? बीटा डीके, और तीसरा गामा डीके। अल्फा डीके जो होता है वो तो कैसा होता है? एक हीलियम नाभिक। और बीटा डीके जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है।
बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके तथा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। थर्ड टाइप का जो डीके है वो कौन सा है? गामा डीके। इस गामा डीके के भी कितने प्रकार होते हैं? टोटल 3 प्रकार होते हैं। गामा डीके भी कितने प्रकार होगा? 3 प्रकार का। इसमें एक तो गामा डीके, उसके बाद में आंतरिक रूपांतरण तथा जो सबसे लास्ट होता है वो आंतरिक युग्म उत्पादन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को जो लास्ट क्लास थी उसमें अल्फा डीके तथा बीटा प्लस तथा बीटा माइनस डीके के बारे में बता दिया था। तो ये जो 3 प्रकार के डीके जो होते हैं, अगर कोई भी नाभिक अगर इन 3 प्रकार के डीके को प्रदर्शित करेगा तो उस नाभिक को हम कैसा नाभिक बोलेंगे? रेडियो एक्टिव नाभिक बोलेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा डीके पढ़ेंगे? अल्फा डीके। अल्फा डीके जो होता है वो क्या हुआ था? रेडियो एक्टिव नाभिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें कोई भी नाभिक जो होता है वो क्या होता है? एक अलग नाभिक के अंदर विखंडित, चाहे उस नाभिक का स्वतः विखंडन होता है किसी भारी नाभिक का, तो स्वतः विखंडन के दौरान उस नाभिक का जो परमाणु भार तथा जो परमाणु क्रमांक संख्या है वो मूल नाभिक से क्या हो जाती है? 2 तथा 4 से कम हो जाती है। तो इस प्रकार का डीके कौन सा डीके होगा? अल्फा डीके होगा। ये किससे? एक रेडियो एक्टिव के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें परमाणविक नाभिक का परमाणु क्रमांक 2 से तथा परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाती है। तो इस डीके को अल्फा डीके कहते हैं। अब जिसके अंदर क्या, अगर कोई भी परमाणु जो अल्फा डीके प्रदर्शित कर रहा है तो उसके अल्फा डीके के दौरान क्या हो जाएगा? उस नाभिक का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 4 से कम तथा उसका परमाणु क्रमांक 2 से कम जो होता है, तो वो नाभिक किस डीके को प्रदर्शित करेगा? अल्फा डीके। तथा ये अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है? हीलियम पर का एक नाभिक होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? ZXA प्लस अल्फा पार्टिकल। और इसका जो एग्जांपल है, सबसे सिंपल एग्जांपल वो है थोरियम, यूरेनियम का। यूरेनियम का डीके जब थोरियम के अंदर होता है तो उस दौरान वो क्या करता है? एक अल्फा पार्टिकल का क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। ये जो है ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है।
यूरेनियम का डीके किसमें होगा? थोरियम तथा अल्फा पार्टिकल के अंदर। तो ये वाली जो डीके रिएक्शन जो होती है, या ये जो यूरेनियम जो होता है वो किस प्रकार का नाभिक होता है? रेडियो एक्टिव नाभिक होता है, जिसका विखंडन किसमें? थोरियम के अंदर होने के पश्चात क्या होता है? उससे एक अल्फा कण का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। अब जो दूसरा डीके जो है वो कौन सा है? बीटा डीके। अब जो बीटा डीके जो यहाँ पे अल्फा डीके में तो क्या है? नाभिक के अंदर परमाणु क्रमांक भी चेंज हो जाता है तथा नाभिक के परमाणु क्रमांक के साथ साथ में उसका क्या हो जाता है? द्रव्यमान संख्या भी परिवर्तित हो जाती है। परंतु बीटा डीके में ऐसा नहीं होगा। बीटा डीके में क्या होता है? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक तो चेंज हो जाता है, परंतु परमाणु क्या द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इससे में परमाणुीय नाभिक एक बीटा कण को उत्सर्जित करता है, जिसमें परमाणु के द्रव्यमान संख्या पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु परमाणु क्रमांक परिवर्तित हो जाता है। ये इसके अंदर सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो बीटा डीके जो होगा उसमें क्या होगा? परमाणु क्रमांक तो परिवर्तित होगा, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती। और बीटा कण जो है इलेक्ट्रॉन तथा पोजिट्रॉन अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तथा पोजिट्रॉन जो है उसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि जो इलेक्ट्रॉन तथा पोजिट्रॉन जो होते हैं वो द्रव्यमान में भी समान होते हैं, परंतु इनमें जो सबसे मेन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है कि इन दोनों के अंदर जो आवेश होता है वो कैसा होता है? विपरीत प्रकृति का होता है। और बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा क्या कैसे कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन तथा पोजिट्रॉन के रूप में कण होते हैं, जिनके उत्सर्जन से क्या होता है? कोई भी नाभिक जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन किसमें प्रोटॉन में इंटरचेंज हो जाता है, जिससे किसी भी नाभिक के अंदर उसके परमाणु क्रमांक के अंदर क्या हो जाता है? परिवर्तन आता है, परंतु परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस दौरान सिर्फ उसमें से किसी उस नाभिक में से बीटा कण के उत्सर्जन के दौरान किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन तथा पोजिट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन तथा पोजिट्रॉन के उत्सर्जन से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या फिर न्यूट्रॉन किसमें प्रोटॉन में इंटरचेंज हो सकता है, परंतु उससे उस नाभिक के परमाणु द्रव्यमान संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बीटा डीके 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला बीटा माइनस डीके, जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का इस बीटा माइनस डीके में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ में एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है तथा साथ ही न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। तो
इस प्रकार मूल परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 से कम हो जाता है। तो इस प्रकार की डीके को हम कैसा डीके बोलेंगे? बीटा माइनस डीके बोलेंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन तथा ये एंटी न्यूट्रिनो, यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो का प्रोडक्शन साथ में इस वजह से होता है क्योंकि जब ये बीटा माइनस डीके की रिएक्शन जो होती है उसमें अगर एंटी न्यूट्रिनो साथ में उत्सर्जित नहीं होगा तो उस वजह से जो रिएक्शन जो होती है वो अनस्टेबल रिएक्शन होती है, या फिर आप कह सकते हो वो कंजर्वेटिव रिएक्शन नहीं होती, उसमें संरक्षण नहीं होता उस रिएक्शन का। उस रिएक्शन का संरक्षण करने की वजह से इसमें क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो का भी क्या होता है, प्रोडक्शन साथ में होता है। और इस एंटी न्यूट्रिनो और तथा न्यूट्रिनो के बारे में जो इसका सिद्धांत है न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो का, वो हम जब 4th यूनिट पढ़ेंगे जो बीटा डीके से रिलेटेड अल्फा तथा बीटा डीके के ऊपर अलग से एक पूरी यूनिट है, उसके अंदर हम एंटी न्यूट्रिनो तथा न्यूट्रिनो के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का यूज क्यों किया जाता है पूर्ण रूप से। लेकिन अभी मैं आपको इसे ये बता देता हूँ कि एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस के अंदर एंटी न्यूट्रिनो तथा बीटा प्लस के अंदर न्यूट्रिनो, इन दो कणों का उत्सर्जन इसलिए साथ में किया जाता है, अगर ये दो कण उत्सर्जित नहीं होंगे तो उस वजह से जो ये रिएक्शन जो होती है बीटा माइनस तथा बीटा प्लस डीके की वो क्या नहीं रहती है, संरक्षित नहीं रह पाती। उस वजह से क्या होता है इसमें एंटी न्यूट्रिनो तथा न्यूट्रिनो का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इसमें न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन में इंटरचेंज। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में इंटरचेंज हुआ, मतलब न्यूट्रॉन में से क्या निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो उस वजह से उसमें क्या निकल रह जाता है, ओनली एक धनावेश रह जाएगा। जैसे कि मैंने जो अर्ध अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र को पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो न्यूट्रॉन जो होता है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन दो प्रकार के ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों ही प्रकार के आवेश क्या होते हैं, समान मात्रा में उपस्थित होते हैं। जब दोनों प्रकार के आवेश समान मात्रा में उपस्थित होंगे तो ये दोनों ही प्रकार के आवेश क्या कर देते हैं, एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब ये दोनों ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं उस वजह से इसके ऊपर आवेश का मान क्या होता है, शून्य। और जब इन दोनों प्रकार के आवेशों में से किसी भी एक प्रकार के आवेश को अगर हम न्यूट्रॉन में से निकाल ले तो ओनली उसमें क्या बचेगा, या तो उसमें ऋणात्मक आवेश बचेगा या तो उसमें ओनली पर कौन सा आवेश बचेगा, धनात्मक आवेश बचेगा। तो इसी वजह से अगर इसमें से न्यूट्रॉन में से हमने क्या किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की वजह से उसके ऊपर ओनली कौन सा आवेश रह गया, धनात्मक आवेश रह गया। और जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनका द्रव्यमान कैसे होता है, समान होता है। इस वजह से ये न्यूट्रॉन किसमें परिवर्तित हो जाता है, प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो गया तो उस वजह से इस रिएक्शन के अंदर क्या हो जाता है, मूल परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है वो किससे बढ़ जाता है, 1 से बढ़ जाता है। ये रिएक्शन है इसकी, जिसमें ये बीटा माइनस डीके जो है वो किसके, एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण होता है तथा साथ में क्या उत्सर्जित होता है, एंटी न्यूट्रिनो भी। इसकी जो सिंपलेस्ट रिएक्शन है एग्जाम्पल के रूप में वो है 6C14 जो कि बीटा माइनस डीके के दौरान किस में परिवर्तित हो जाता है, नाइट्रोजन के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अगला डीके जो है वो है बीटा प्लस डीके। इस बीटा प्लस डीके में क्या होगा, जो रेडियोधर्मी नाभिक जो होगा वो क्या करेगा, पोजिट्रॉन तथा साथ में किसका, एक न्यूट्रिनो कण का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जब वो पोजिट्रॉन तथा न्यूट्रिनो पार्टिकल का उत्सर्जन करता है तो उस दौरान क्या होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन जो है वो किसमें इंटरचेंज हो जाता है, न्यूट्रॉन में इंटरचेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मूल परमाणु जो होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, 1 से, तो यहाँ पे 1 से बढ़ जाएगा।
उस परमाणु का परमाणु क्रमांक बीटा प्लस डीके के अंदर क्या हो जाता है, 1 से कम हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन में इंटरचेंज हो रहा है। जब प्रोटॉन परमाणु क्रमांक, किसी भी नाभिक का परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। जब एक प्रोटॉन की कमी हो रही है नाभिक के अंदर, तो उसके परमाणु क्रमांक में भी क्या हो जाएगी, 1 की कमी हो जाती है। तो इस बीटा प्लस डीके में क्या होगा, पोजिट्रॉन तथा न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है तथा साथ ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे मूल परमाणु का जिसमें मूल नए परमाणु का परमाणु क्रमांक मूल परमाणु के परमाणु क्रमांक से 1 कम होता है। इसमें प्रोटॉन किस में इंटरचेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन के अंदर। अब प्रोटॉन के ऊपर ओनली पर कौन सा आवेश होता है, धनात्मक आवेश, जो कि इसके रूप में पोजिट्रॉन के रूप में होता है। जब उसमें से पोजिट्रॉन धनात्मक आवेश के रूप में निकल ही गया, तो इस प्रोटॉन के अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं बचा, ये आवेश रहित कण हो गया। और आवेश रहित कण के कंडीशन के अंदर ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। इसका एग्जाम्पल जो है वो सोडियम, जिसका डीके किसमें होता है, नियोन के अंदर। एंटी न्यूट्रिनो, यहां तक हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया था। अब इससे आगे जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके, जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी नाभिक अगर कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वजह से उस नाभिक का परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, बीटा माइनस डीके की वजह से 1 से कम हो जाता है। तो नया परमाणु जो मिलेगा उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 1 से कम होगा। तो इस प्रकार का जो डीके होता है तो उसे हम कैसा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर डीके भी बोल सकते हैं। तो तीसरा जो प्रकार है वो इसका कौन सा है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जिसमें नाभिक एक कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है तथा बनने वाले नए नाभिक का परमाणु क्रमांक 1 से परमाणु क्रमांक
मूल परमाणु के परमाणु क्रमांक से 1 से कम हो जाता है। यहां पे प्रोटॉन किसमें इंटरचेंज होता है? न्यूट्रॉन में। या फिर ये रिएक्शन लिख सकते हो या फिर ये रिएक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। कक्षीय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो प्रोटॉन के अंदर और क्या ऐड हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का भी आवेश ऐड हो जाएगा। जब प्रोटॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन का भी आवेश ऐड हो गया तो दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो उस पार्टिकल के अंदर क्या हो जाएगा? न के बराबर जीरो आवेश बचेगा। जीरो आवेश की कंडीशन में ये पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। और इसकी जो केमिकल रिएक्शन या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है वो इस प्रकार से होती है, जिसमें जो एक मूल नाभिक जो होता है वो किसको बीटा माइनस बीके के साथ के दौरान क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वजह से उसका परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है? 1 से कम हो जाता है। ये परमाणु क्या करेगा? इस बीटा माइनस बीके में उत्सर्जित होने वाले एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और उस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वजह से इस नाभिक के अंदर एक प्रोटॉन जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? एक न्यूट्रॉन के अंदर परिवर्तित हो जाता है, तथा जिसके कारण इस नाभिक का परमाणु क्रमांक जो है वो मूल परमाणु के परमाणु क्रमांक से एक कम के रूप में प्राप्त होता है। इसका एग्जाम्पल जो है